तो भाइयों केमिस्ट्री कक्षा 12 के लिए लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक धांसू एक जबरदस्त वीडियो। देख सकते हो आप लोग, केमिस्ट्री क्लास 12 लिखा हुआ है। तो भाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, बहुत ही चुनिंदा, जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आने के पूरे आपके 100% चांस है। 99 नहीं कहूंगा मैं, आपका 100% कहूंगा भाई। 100% जो भी आने के चांसेस हैं वो सारे लेकर के आ गया हूं। चैनल पर आपको जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे ऐसे पढ़ते रहना है भाई। 70 में 70 नंबर आपका पक्का करा दूंगा मैं। क्या कह रहा हूं, 70 में 70 नंबर पक्का करा दूंगा भाई। कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों के पास कर देना शेयर, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जितने वीडियो डालता हूं सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा भाई। उसके बाद जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसको अच्छे से पूरा विथ आंसर पढ़ते चलना। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूं सबका आंसर मैं करा रहा हूं, ठीक है। कई दिनों से मैं पूरा आंसर करवा रहा हूं, एक एक करके पूरा वीडियो ला रहा हूं। जितना हो सकता है आपका आंसर करवाने की कोशिश करूंगा भाई। प्रॉमिस किया हूं आपसे, पूरा कराऊंगा। और आपको एक बात कहूंगा भाई, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना सारे बच्चे, वहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी, लेटेस्ट न्यूज़ सबसे नई वो सब आपको देता रहूंगा। चलो भाई ऊपर देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, जल्दी से ऊपर देखते हैं। 70 में 70 नंबर पक्का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा विथ आंसर के साथ में। चलो तो बच्चों यहां से देखते हैं आपका जो आपका पहला प्रश्न है केमिस्ट्री का, वो क्या है, लुईस बिंदु संरचना और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लुईस बिंदु संरचना जो है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक बहुत अच्छा है। यहां पर हम एक एक करके देखेंगे कि इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। भाई देखो, पढ़ाने का तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्ट वही आंसर आपको बताऊं, ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कि जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर रहे, ना इधर उधर की बातें रहे ना कुछ रहे, ताकि जो है जो आपका पेपर में आए तो आपको ज्यादा याद करने में परेशानी ना हो। नहीं तो बहुत लंबा सा लिख उठेगा ना, तो ना आप याद कर पाओगे ना वहां पे लिख पाओगे, एक क्वेश्चन लिखने में आफत हो जाएगी। तो भाई इसलिए जो है जितना आसान से आसान हो सकता है आपके लिए लेकर के आता हूं। चलो देखते हैं भाई आंसर क्या होगा इसका। तो जो लुईस संरचना होगी ना आपकी, तो भाई लुईस संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे परमाणुओं के बीच बंध को दर्शाती है। परमाणुओं के बीच बंधन को, जो है बंधन का मतलब होता है यार बंध, ठीक है, समझ जाना, चाहे बंध दो चाहे बंधन दो, बात वही हुई। तो बिंदुओं का उपयोग इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये लुईस बिंदु संरचना के बारे में बात हो रही है। तो पहला था इसमें आपका परमाणुओं के बीच बंधन को दर्शाती है। दूसरा क्या है आपका, बिंदुओं का उपयोग इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका लुईस संरचना से बंधन की प्रकृति का पता चलता है। किससे पता चलता है, लुईस संरचना से आपका जो है बंधन, जो बंध होता है उसकी प्रकृति का पता चलता है, किस टाइप की है, ठीक है। ठीक है भाई, उसके बाद आगे चलते हैं यार, देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये वाला देख लेते हैं, परमाणु के बाहरी ऊर्जा स्तर पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये कौन से होते हैं, वैलेंस जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ये परमाणु के बाहरी ऊर्जा स्तर पर उपस्थित होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग लेते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ये बंधन बनाने में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। चलो भाई, उसके बाद अगर आपका देखें तो हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के गुणों को निर्धारित करती है। क्या करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के गुणों को निर्धारित करती है। और भाई अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कैसे भी रिलेटेड यार, तो मुझे सीधा जो है कमेंट करना, कमेंट में बताना जो भी चीज़ें होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे का भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ जिसमें और ज़्यादा टॉपिक कवर किए गए हों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो भाई कमेंट में आपको आंसर लिख देना है, मैं समझ जाऊँगा कि आपको चाहिए वीडियो चाहिए। तो भाई आंसर टाइप कर देना है। क्या टाइप करोगे, आंसर, ANSWER। जल्दी से भाई टाइप कर दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से टाइप कर दो आंसर, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। क्या करूँगा इससे, मैं आपका सारा कमेंट पढ़ता हूँ, जो भी डाउट होंगे आपके, जो भी क्वेरीज होंगे सारी एक एक करके मैं सही करूँगा, सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। देखो आप लोग ही शायद कमेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे यार कि आंसर लाइए भैया। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया आपका, फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, बायोलॉजी में हो गया, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं ना, उन सब का भैया आंसर लाइए। तो भाई वो कमेंट में सारा अच्छे से पढ़ा, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों की ही डिमांड पे, इसीलिए मैं पूरा का पूरा जो है आंसर लेकर के आया हूँ। तो आप लोग अगर फिर से कमेंट करके जो भी चीज़ें आप पूछोगे बताओगे, उसको मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, अच्छे से ध्यान देता हूँ, तो मैं जरूर लेकर आता हूँ आंसर। और भाई जो बच्चे जो है कोर्स लेना चाहते हो तो मात्र 149 रुपए में है। मोबाइल पर स्कूल जो है एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से सीधा सीधा डाउनलोड करके रजिस्टर हो जाना है, और 150 रुपये का आपको जो है कोर्स 149 वाला ले लेना है, अगर आप इंटर में हो तो, ठीक है। इंटर वालों के लिए भी है और हाई स्कूल वालों के लिए भी है, सबके लिए है। अगर आप लोग नहीं डाउनलोड करना चाहते प्ले स्टोर से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप उस पर क्लिक करो, आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाओगे, वहाँ से डाउनलोड करके कर लो, ठीक भाई। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे देखते हैं आपका। तो यहां से है आपका रासायनिक गति की प्रथम और द्वितीय क्रम अभिक्रियाएं। क्या है? रासायनिक गति की प्रथम और द्वितीय क्रम की अभिक्रियाएं। तो भाई उत्तर देखते हैं इसका क्या होगा। पहले तो है प्रथम क्रम अभिक्रियाएं। तो जो प्रथम क्रम अभिक्रियाएं हैं इसका देखते हैं, इसमें क्या होगा। इसमें होगा आपका अभिक्रिया की दर केवल एक प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, और दूसरा क्या है इसमें दर स्थिरांक के का भाई मतलब होता है कांस्टेंट, ये हमेशा नियत रहता है, कभी बदलता नहीं है। दर स्थिरांक का मान प्रतिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो रेडियोधर्मी जो अपक्षय होता है उसमें सदैव जो है प्रथम क्रम की अभिक्रिया होती है। प्रथम क्रम की अभिक्रिया में वो अभिक्रिया संपन्न होती है। चलो भाई आगे देख लेते हैं, बात करते हैं द्वितीय क्रम अभिक्रिया की। तो भाई जो द्वितीय क्रम अभिक्रिया होती है ना, ये द्वितीय क्रम अभिक्रिया जो है अभिक्रिया की दर दो प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है। कौन कौन सी है भाई? दो प्रतिक्रियाओं पर जो है निर्भर करती है। फिर है दर स्थिरांक, वही के का मान प्रतिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। फिर उदाहरण की बात करें अगर आपका, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया, ये हो गया आपका द्वितीय क्रम की अभिक्रियाएं। चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे है आपका तीसरा प्रश्न। आगे हम तीसरे प्रश्न पे, और तीसरा प्रश्न आपका है गति स्थिरांक और अभिक्रिया का वेग। तो भाई इसका उत्तर जो होगा गति स्थिरांक, पहले चलते हैं के। अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला स्थिरांक क्या होता है? ये गति स्थिरांक जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है वही होता है गति स्थिरांक। उसके बाद है भाई आपका के का मान तापमान और अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। के का मान अभिक्रिया की, जो के का मान है वो ताप और अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलो भाई आगे देखते हैं। इसके आगे आपका क्या है? अभिक्रिया का वेग। तो भाई जो आपका अभिक्रिया का वेग है ना, ये अभिक्रिया की दर को दर्शाता है, और वेग का मान प्रतिक्रिया की दर और अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, इतना हो गया आपका। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, कोई बात नहीं, जैसे आपका मर्जी। दोबारा देखकर भी आप वीडियो को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं। ऊष्मा गति के नियम और उनकी व्याख्या करना है हमको। तो उत्तर देखेंगे ऊष्मा गति के पहले हम नियम देख लेते हैं। ऊष्मा गति के हम पहले नियम देख लेते हैं। आ जाओ, देखो भाई यहाँ से है। सबसे पहले शून्यथ नियम, ये है तापमान समता, मतलब जीरो रूल कह सकते हो आप। तापमान समता की स्थिति में ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होता। जितना शॉर्ट में लिखा गया है ना, लिख सके हैं लिखे हैं। प्रथम नियम जो है, उसके बाद ऊर्जा का संरक्षण। द्वितीय नियम की अगर हम बात करें तो ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा और तापमान के बीच संबंध। ये हो गया भाई तीनों नियम बहुत ही शॉर्ट में। उसके बाद आती है आपकी व्याख्या। इसके बारे में क्या करना है भाई? व्याख्या करना है। आ जाओ व्याख्या पर चलते हैं। तो अगर हम व्याख्या की बात करते हैं भाई, तो ये है ऊष्मा गति के नियम ऊर्जा के संरक्षण और स्थानांतरण को दर्शाते हैं। ठीक, फिर है ये नियम ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर के कार्य को समझने में मदद करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला जो सेकंड लाइन है ये। ठीक, उसके बाद है आपका जो पांचवा प्रश्न जो आपका है वो क्या है भाई? वो है गिब्स मुक्त ऊर्जा और उसकी गणना। क्या करना है हमें? गिब्स मुक्त ऊर्जा और उसकी गणना करना है। तो भाई उत्तर में देखेंगे हम गिब्स मुक्त ऊर्जा पहले देखेंगे। तो ये क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं डेल्टा। आपका क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो इसको बोलेंगे डेल्टा जी। चलो भाई आगे देखते हैं। तो जो डेल्टा जी होता है, आओ यहां से देखते हैं। फिर अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा को दर्शाती है जो डेल्टा जी होती है, मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा। उसके बाद है डेल्टा जी का मान अभिक्रिया की स्पॉन्टेनिटी को निर्धारित करता है। फिर यहाँ आते हैं गणना पे। तो भाई यहाँ से हम इसकी गणना करते हैं। आ जाओ देख लेते हैं। गणना की अगर हम बात करेंगे तो भाई डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, टी डेल्टा एस, जहाँ डेल्टा एच है एंथैल्पी परिवर्तन और डेल्टा एस है एंट्रोपी परिवर्तन।
तो मतलब जो आपका डेल्टा एच जो प्रदर्शित करता है वो करता है एंथैल्पी परिवर्तन को, और जो आपका डेल्टा एस करता है वो करता है एंट्रोपी परिवर्तन को। तो भाई लिखा हुआ है यह गणना अभिक्रिया की स्पॉन्टेनिटी और स्थिरता को समझने में मदद करती है। तो भाई यह गणना जो है अभिक्रिया की स्पॉन्टेनिटी और स्थिरता को समझने में मदद करती है। भाई फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। 3 बातें हैं। पहली चीज़ तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जो है जल्दी से कर लेना यार। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, टेलीग्राम की लिंक जो है अपना दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप लोग फटाक से ज्वाइन हो जाओ। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। और अगर आप लोग चाहते हो कोर्स परचेस करना तो भाई 149 रुपये में आपका जो है मोबाइल पर स्कूल चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से जाकर के आप वहाँ से परचेस कर सकते हो रजिस्टर होकर के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।